चलिए गाइस, वेलकम। आज हम लोग अपना टॉपिक फंडामेंटल राइट चालू करते हैं। ये हमारे संविधान के भाग 3 आर्टिकल 12 से 15 के बीच में इसको मैग्ना कार्टा बोला जाता है। फंडामेंटल राइट का जो विकास और डेवलपमेंट हुआ ब्रिटेन में 1215 में हो चुका था। फंडामेंटल राइट जो राजा वहाँ के थे जॉन या जैन ने फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट पेश किया था, तभी से कहाँ के राजा ने मतलब ब्रिटेन के राजा ने पहला रिटन डॉक्यूमेंट पेश किया, इसको फंडामेंटल राइट का जरिए दिया गया। और जो इसका सेकंड रिटन डॉक्यूमेंट था उसको बिल ऑफ राइट्स बोला गया, जो कि 1689 में कहाँ पे पेश किया गया, ब्रिटेन में। यानी दोनों टाइम फंडामेंटल राइट को सबसे पहले पेश कहाँ किया गया था, ब्रिटेन में पेश किया गया था। फिर अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन 1787 में बनता है और ये लागू होता है 1789 में। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो उसमें फंडामेंटल राइट अमेरिका के में नहीं, तो फंडामेंटल राइट अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में 1791 में जोड़े गए। भारत ने फंडामेंटल राइट का प्रावधान है, प्रोविजन है, वो कहाँ से लिया, अमेरिका से लिया है। उस टाइम पे हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट होते थे, लेकिन अब 6 फंडामेंटल राइट होते हैं। एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होता है इनको रिलेटेड, वो था 44वां संविधान संशोधन 1978 में। इसमें क्या किया कि तो राइट टू प्रॉपर्टी था, जो कि हमारा आर्टिकल 19(1)(f) में हुआ करता था, इसको ख़त्म कर दिया गया और इसको आर्टिकल 300A में पार्ट 12 में जोड़ दिया गया। और इसको फंडामेंटल राइट की बजाय अब एक लीगल यानी ये कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार बना दिया। अब इसमें हम लोग अलग अलग आर्टिकल्स के बारे में देखते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है राइट टू इक्वलिटी के बारे में, आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच में है। आर्टिकल 12 का कहता है कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट के बारे में बताता है। आर्टिकल 12 का है डेफिनेशन ऑफ स्टेट के बारे में बताता है। क्या आर्टिकल 30 से 152 के बारे में हम लोग देखेंगे, ये भी सीरियड कुछ है कि स्टेट किस प्रकार का होगा। स्टेट जो होगा उसमें गवर्नमेंट होगी, पार्लियामेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी, स्टेट लेजिस्लेचर होगा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अथॉरिटी होगी और अदर असेंबली। ये जो स्टेट है ये राज्य वाला स्टेट नहीं है, ये देश वाला स्टेट है। आर्टिकल 13 का कहता है राज्य ऐसे कानून नहीं बनाएगा जिससे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो, यानी कोई भी देश या कोई भी स्टेट ऐसे कानून नहीं बनाएगा जिससे कि जो 6 फंडामेंटल राइट आपको दिए जा रहे हैं उसका उल्लंघन हो। आर्टिकल 14 का कहता है कि ब्रिटेन और अमेरिका में जो है इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इनके बारे में। तो ये अलग अलग तो खैर नहीं है, लेकिन इनका मतलब अलग निकलता है ऐसे कि इक्वलिटी बिफोर लॉ ये चीज़ ब्रिटेन से रिलेटेड है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये अमेरिका से रिलेटेड है। एक्सेप्शन ये है इसमें कि इक्वलिटी बिफोर लॉ आपको कुछ केसेस में नहीं मिलती, जैसे आर्टिकल 361 प्रेसिडेंट और गवर्नर को स्पेशल राइट दिया गया कि जब तक ये लोग अपने पद पर हैं तब तक आप इनको गिरफ्तार नहीं कर सकते हो। आर्टिकल 105 के तहत आप किसी भी MP को यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 40 दिन पहले और 40 दिन बाद यदि कोई सेशन चल रहा है, जैसे कि मान लीजिए अप्रैल में कोई सेशन चालू हुआ, तो आप अप्रैल के 40 दिन पहले, अप्रैल के 40 दिन बाद तक उसको गिरफ्तार नहीं कर पाओगे। और यही सेम आर्टिकल 194 MLA और MLC को भी मिलता है 40 दिन वाला। फिर एक केस होता है मिनर्वा बिल का। तो इसमें क्या हुआ, मिनर्वा बिल वैसे यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में केस होता है 1980 में। तो उसमें एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 40 को प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहा, चाहे वो कोई भी हो, इसके अंडर में हर कोई आएगा। यानी आर्टिकल 14 क्या था, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कह दिया, इसको नेचुरल जस्टिस कह दिया। फिर आर्टिकल 15 का कहता है कि किसी के साथ भी किसी प्रकार का भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा उसके जन्म स्थान, जाति, लिंग, धर्म के आधार पर। चाहे आप कहीं भी पैदा क्यों ना हुए, आपका कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी लिंग हो आपका, आप पे उस पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 क्लॉज 2 क्या कहता है, उपरोक्त के आधार पर, यानी जो आप ऊपर पढ़े क्या, जन्म, लिंग, जाति, इनके आधार पर किसी भी होटल, तालाब, पार्क आदि में प्रवेश करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। आर्टिकल 15(3) का कहता है राज्य को यह अधिकार है कि वो महिला एवं बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजन का मतलब स्पेशल प्रोविजन कर सकता है। जैसे कि आप देखते हो काफ़ी जगह की महिलाओं को रिजर्वेशन अलग से दिया जाता है, उसी प्रकार से 15(6) का कहता है कि जो 15(6) था इसको 103 में संविधान संशोधन 2019 करके जोड़ा गया। इसमें EWS को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में मतलब रिजर्वेशन दिया गया। EWS कैटेगरी जो मतलब जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं उनको 10% का रिजर्वेशन वाया EWS दिया जाता है। फिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 15(3) है, मतलब 15(3) में यहाँ पे आपका ये एक्ट भी शामिल हो रहा है। डोमेस्टिक वायलेंस अगर कोई किसी के साथ करता है तो वो भी फंडामेंटल राइट का ही हनन कहलाया जाएगा। फिर आती है 15(6) का आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कोई भी गवर्नमेंट जॉब होगी उसमें आपको बराबर इक्वलिटी मिली जाएगी जो कि बाकी लोगों को मिलती है। यानी कि आपको मतलब कोई विशेष प्रावधान नहीं होगा कि आप इसके हो या इसके, मतलब मेरिट अलग बन सकती है लेकिन आपको कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं दिया, आपको इक्वलिटी दिया है कि आप ये फॉर्म को भर सकते हो, इसमें कॉम्पिटिशन फाइट कर सकते हो। 16(4) एक एक्सेप्शन केस है कि राज्य को अधिकार है कि राज्य में पॉपुलेशन के अनुपात में रिजर्वेशन दे सकता है। कि जैसे कि बिहार है, बिहार में OBC पॉपुलेशन हमारी ज़्यादा है, तो बिहार में OBC को रिजर्वेशन ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू अदर जनरली SC ST। तो आर्टिकल 16(6) का कहता है 103 संविधान संशोधन जो हुआ था इस 2019 में, EWS लोगों को गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन दिया जाएगा, वो भी कितना, केवल और केवल 10% का। आर्टिकल 17 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी छुआछूत जो होती थी पहले के समय में, उससे आपका निवारण के बारे में कि आप उस पर प्रतिबंध लगाते हैं कि आप छुआछूत नहीं कर सकते हो। अनटचेबिलिटी अबॉलिशन एक्ट आता है 1955 में, इसको आप अनटचेबिलिटी प्रिवेंशन एक्ट के नाम से भी जानते हो। इसमें सज़ा है और जुर्माना दोनों चीज़ में बताई गई है कि इसमें आपको जो 6 साल की सज़ा हो सकती है, जेल हो सकती है और 500 रुपये का आपको उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। इसका नाम बदल दिया गया था 1976 में, इसको कर दिया गया सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955। आर्टिकल 18 कहता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल की, जो पहले टाइटल ले जाते थे श्री 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 ऐसे करके टाइटल लगाते लोग, अब वो टाइटल आप नहीं लगा सकते, आप केवल और केवल टाइटल के नाम पे लगा सकते हो डॉक्टर, PM गवर्नर ऐसा लगा सकते हैं। लेकिन जो और टाइटल होते थे जो आपको दिए गए थे
जैसे गांधी जी को महात्मा की उपाधियाँ वगैरह जो लोगों को दी जाती है, उन चीज़ों को आप अब अपने नाम के साथ में नहीं लगा सकते हो। फिर अगला इसमें आता है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 22 के बीच में जो है। अब इसमें देखते हैं हम लोग क्या क्या बताया गया। आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन, कि आप कहीं भी बोल सकते हो, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। फ्रीडम ऑफ प्रेस, नेशनल फ्लैग को फहराने की स्वतंत्रता, राइट टू नो आरटीआई, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन, राइट टू बी क्वाइट, आप शांत रह सकते हो। यूज़ ऑफ इंटरनेट एंड इंटरनेट को भी आपका एक फंडामेंटल राइट के तौर पर बना दिया गया है। 19 में भी क्या कहता है कि शांतिपूर्वक और निशस्त्र आप सम्मेलन कर सकते हो। 19(1)(c) कहता है फ्रीडम ऑफ मेक एसोसिएशन, आप अपना एसोसिएशन, ग्रुप, यूनियन बना सकते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हो, लेकिन उसमें भी आपकी द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए, वो भी आपकी शांतिपूर्ण तरीके से बनी हो। इसलिए भारत में घूमने की स्वतंत्रता, पूरे भारत में जहाँ चाहें, मतलब रेस्ट्रिक्टेड एरिया छोड़ के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रेस्ट्रिक्टेड किए गए, पूरे भारत में जहाँ पे चाहें वहाँ पर आप घूम सकते हो, रुक सकते हो। आर्टिकल 19 ये कहता है फ्रीडम ऑफ रेसाइड, आप जहाँ चाहें वहाँ रुक सकते हो, बस वो एरिया आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंडर में ना आता हो या रेस्ट्रिक्टेड एरिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ना हो। आर्टिकल 19 को हटा दिया गया है। जी क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ एनी प्रोफेशन एंड ट्रेड, आप जो प्रोफेशन चाहो, आप चाहो सब्जी का ठेला लगाना, सब्जी का ठेला लगा सकते हो, आप जो जॉब जो प्रोफेशन करना चाहो प्रोफेशन कर सकते हो। आर्टिकल 20 क्या कहता है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, यानी आपने कोई भी गुनाह किया है तो उसके बिहाफ में आपको क्या प्रोटेक्शन दिया जाएगा उसके बारे में। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है ये, मतलब कोई अपराध कानून बनने से पहले हुआ हो तो वो नहीं माना जाएगा। यानी कि जैसे मान लीजिए कानून कल बनता है कि यदि कोई व्यक्ति 10 घंटे ज़्यादा पढ़ाई करता है तो उसको जेल कर दी जाएगी, लेकिन आप अगर आज 10 घंटे पढ़ाई करते हैं तो आपको जेल नहीं की जाएगी। यदि आप कल फिर 10 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई करेंगे तो आपको जेल कर दी जाएगी। फिर इसमें सेकंड पार्ट का एक अपराध की एक बार सजा मिलेगी, यानी यदि आपने 2014 में अपराध कर दिया तो और आपका उसमें मुकदमा चल रहा है और सेम अपराध आपने 2016 में फिर कर दिया, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको 2 टाइम सजा में, आपको केवल एक बार ही सजा दी जाएगी। स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए फोर्स नहीं करेगी, यानी पुलिस काफ़ी ज़्यादा करती है, मारपीट करके स्वयं के खिलाफ गवाही दिलवाती है कि ऐसे ऐसे बयान लिखो तो आपको छोड़ दिया जाएगा, या ऐसे जलासा देती। तो ये आपके साथ नहीं हो सकता कि आप अपने खिलाफ में गवाही दें, ये कोई ज़रूरी नहीं होता है। इसके आगे हम लोग देखते हैं आर्टिकल 21 क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये मान लीजिए ये फोरमोस्ट आर्टिकल बोलेंगे इसको अमॉन्ग आपके ऑल द फंडामेंटल राइट्स। इसमें क्या है, इसमें केस होता है मेनका गांधी बस से यूनियन ऑफ इंडिया विदेश जाने के लिए 1978 में केस हुआ। इसमें क्या है कि इसमें विदेश जाने की, चिकित्सा की सहायता, स्वच्छ पानी पीने का अधिकार और राइट टू प्राइवेसी 2017 में इसको जोड़ा गया। ये चीज़ें इस केस के द्वारा इसमें शामिल की गई। आर्टिकल 21 एक क्या है कि राइट टू एजुकेशन का बारे में बात करता है कि 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होता है 2002 में ATV द्वारा, और 2009 में इसको लागू कर दिया गया, 1 अप्रैल 2010 से इसको लागू किया गया। इसमें क्या कहा गया कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करी जाएगी किसी भी राज्य सरकार या किसी भी केंद्र सरकार द्वारा। आर्टिकल 22 क्या कहता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोटेस्ट एंड डिटेनेशन इन सर्टेन केसेस, की आपको ये अधिकार है कि आप कारण जान सकते हो, आप अपना एडवोकेट हायर कर सकते हो और 24 घंटे के अंदर अंदर आपको जज के सामने पेश करना होगा। लेकिन इसमें यात्रा का समय शामिल नहीं है, कि मान लीजिए आप जम्मू कश्मीर के हो लेकिन आपका हाई कोर्ट अगर लद्दाख लगता हो, जम्मू कश्मीर से लद्दाख जाने में अगर आपको 8 घंटे लगते हैं तो ये समय इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन विदिन 24 आवर आपको जज के सामने पेश करना होगा। इसके बाद हमारा शामिल हुआ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 26। अब इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें आर्टिकल 23 ये क्या है कि मानव दुर्व्यवहार यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्सफुल वर्क के बारे में रोक करता है, कि आप मानव के शरीर को, उसको बिना उसकी इच्छा को आप उसकी ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हो, आप ह्यूमन बॉडी पार्ट्स की ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हो। आर्टिकल 24 क्या है कि प्रोविजन करता है एम्प्लॉयमेंट को, कि बच्चा अगर है कोई 14 साल से छोटा है तो आप उसको खतरे वाली जगह में नहीं एम्प्लॉय करोगे, नहीं लगा सकते हो विदाउट, मतलब चाहे उसके पेरेंट्स की कंसेंट को ना, चाहे उसकी खुद की कंसेंट को ना, लेकिन आप उसको कहीं पर भी नहीं लगा सकते हैं। फिर इसके बाद आगे का टॉपिक देखते हैं। आगे ये कि आर्टिकल 25 से लेकर 20 तक राइट टू रिलीजियस फ्रीडम में आते हैं। 25 का कहता है कि फ्रीडम टू कंसर्ट, आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, आप हिंदू मुस्लिम जो धर्म चाहो वो धर्म को अपना सकते हो, मान सकते हो, लेकिन आपकी इच्छा से कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता धर्म को बदलने के लिए। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन से रिलेटेड स्वतंत्रता आपको, कि आपको कोई भी टैक्स या डोनेशन नहीं देना पड़ेगा किसी भी टेम्पल को। रिलीजियस मैटर में किसी गवर्नमेंट स्कूल में मतलब रिलीजियस शिक्षा नहीं दी जाएगी, लेकिन यदि वो स्कूल किसी रिलीजन द्वारा एस्टेब्लिश किया गया, जैसे कि खालसा पंथ द्वारा, और मतलब मुस्लिम स्कूल है कोई सा, इसका ऑनर मुस्लिम है, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट ने उसको मुस्लिम द्वारा या मुस्लिमों के लिए या सिखों के लिए उसको इस्टेब्लिश किया गया, तो आपको आर्टिकल 28 के तहत उस विद्यालय में जाकर उनकी शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। ये 25 28 थे। आर्टिकल 29 और 30 ये हमारे एजुकेशन और कल्चर राइट के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 29 का कहता है कि राइट टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी, उनकी भाषा संस्कृति और लिपि को बचाना है। आर्टिकल 30 कहता है एस्टेब्लिश ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर माइनॉरिटी, जो हमने ऊपर बताया ना कि इनके लिए अगर कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया जाता है तो उनको उनकी प्रोटेक्शन दी जाएगी। जुडिशियल रिव्यू ये आर्टिकल 32 में आता है। ये सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया, इसको किसके द्वारा, भीमराव अम्बेडकर द्वारा। भीमराव अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा क्यों कहा, कि यदि आपके फंडामेंटल राइट का हनन होता है यानी स्टेट उसको नहीं मानता, तो आप सीधे सीधे उठ के सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। आर्टिकल 22 में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ है। इसमें 5 प्रकार की रिट्स के बारे में बताया गया है। वो कौन कौन सी है, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सचाइरी और क्यू वारंटो। ये हमारा था फंडामेंटल राइट का पूरा टॉपिक। अब नेक्स्ट हम लोग अपना DPSP चालू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।